हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ 6 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले गिरावट के पीछे रीजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनमें से किस स्टॉक के अंदर अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज किस किस स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है जीआरएसी, सेकंड स्टॉक है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, थर्ड कोचिन शिपयार्ड, फोर्थ भारत डायनेमिक्स, फिफ्थ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर 6 पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ये कुछ 6 स्टॉक्स हैं। इनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे रीजंस को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर थोड़ी सी गिरावटें आती हैं तो पहले आप लोग ये टेंशन एकदम छोड़ दो। अगर कंपनीज के अंदर कुछ भी खराबी ऐसी नहीं आई है तो अगर आपने सोच समझकर अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आपको थोड़ा ट्रस्ट तो करना ही चाहिए ना भाई। और देखो अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का तो शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं कंपनीज के अंदर उनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है फंडामेंटली या फिर कहें फाइनेंशियल अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन स्टॉक्स की गिरावट के पीछे के रीजंस की बात करें तो देखो इन कंपनीज के अंदर ऐसी कुछ खराबियां नहीं आई है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो पूरे डिफेंस इंडेक्स के अंदर ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ कुछ स्टॉक्स को हम छोड़कर बात करें तो जैसे जेन टेक्नोलॉजीज हो गया, टीसीएक्स सिस्टम्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, तो ये कुछ 2-3 स्टॉक्स के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। बाकी सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावटें आई हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंडेक्स के अंदर ही गिरावट आई है, पूरे के पूरे बाजार के अंदर ही गिरावट आई है आज के दिन। देखो यहाँ पर अगर हम अपने बाजार की बात करें तो देखो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो लगभग 1.25% से गिरावट दिखाया है। फिर अगर हम निफ्टी 100 की बात करें तो ये भी लगभग 1% से गिरा है। फिर अगर हम मिड कैप 50, मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक गिरावटें हमें देखने को मिली है, लगभग 1% और 1.5% से गिरे हैं। फिर यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैप 50 एंड स्मॉल कैप 100 की बात करें तो इनके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है अच्छी खासी। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं वो आज कम पिटे हैं मिड कैप एंड लार्ज कैप्स की तुलना में। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आज आई थिंक आपका पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा नहीं गिरा होगा जितना कि मिड कैप इंडेक्स एंड लार्ज कैप इंडेक्स गिरे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बाजार की तो बात कर लिए, बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स के अंदर भी देखने को हमें यही मिल रहे हैं कि लगभग सभी सेक्टर्स के अंदर गिरावट आई है। स्पेशली अगर हम कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बात करें तो जैसे निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर, तो ये कुछ सेक्टर्स को छोड़कर देखें तो सभी सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर के अंदर ही गिरावटें आई हैं। अब देखो हमारा जो बाजार है ये आज क्यों इतना ज़्यादा गिरा है ये डिस्कस करते हैं। तो देखो गिरावट के पीछे रीजन है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई है एंड यहाँ पर अगर हम अपने बाज़ार से कंपेयर करें तो हमारा जो बाज़ार है वो कम पिटा है ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में। अगर हम डॉ जोन्स या फिर हैंग सेंग और निकेई या फिर नेस्डैक इनकी बात करें तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है आज के दिन। अगर हम अपने बाज़ार की तुलना में देखें तो यार पूरा बाज़ार हमारा गिरा है, पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा है, लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखो रीजन यहाँ पर कुछ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए की जो डेटा आई है जॉबलेस वाली, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इज़राइल और हमास के बीच युद्ध की सिचुएशन फिर से बन रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ग्लोबली वाइज, इसके वजह से ग्लोबल मार्केट पूरा यहाँ पर हमें नेगेटिव तौर पे देखने को मिल रहा है और उसका इफेक्ट हमारे बाज़ार के अंदर भी पड़ रहा है। तो ये कुछ सिंपल से रीजंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि इन कंपनीज के अंदर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, चलो अब हम इन कंपनीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हैं, तो कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशंस मत समझना।
ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इनमें से किसी भी स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जीआरएसी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो आज के दिन जीआरएसी की शेयर में -1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग -18% की डिस्काउंट मिल रही है। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में यहाँ पर हमें लगभग -19% तक डिस्काउंट मिल रही थी। फिर थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी आई तो जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 1-2% से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आज किसी ने फ्रेश बाइंग किए हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट एसआईपी किए हैं लिमिटेड अमाउंट के साथ, तो वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपने लेवल्स के साथ में। अब यहाँ पर हम सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट है 2206 की। अगर अगले दिन यानी कि मंडे के दिन इस सपोर्ट पर मिल जाती है शेयर तो और भी बेहतरीन डिस्काउंट होगी। -22% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाती है। देखा जाए तो बढ़िया है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था इस लेवल पर, तो अगर किसी ने उस टाइम बाइंग किए होंगे तो ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिट्स में होंगे, लेकिन घबरा भी रहे होंगे कि यार ऐसा ना हो कि फिर से जिस प्राइस पर बाइंग किया है वही प्राइस पर पहुंच जाए। तो भाई पहुंच भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है यार, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने लॉन्ग टर्म की सोच रखकर इन्वेस्ट किया है तो। एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो ये है 2424 की रेजिस्टेंस, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टॉक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो -0.24% की गिरावट हमें देखने को मिली है आज के दिन। अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की बात करें तो लगभग यहाँ पर हमें अभी -15% की डिस्काउंट मिल रही है। एंड यहाँ पर जो सपोर्ट की लेवल है वो है ये 4828 की। हमने डिस्कस भी किया था जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, 2-3 दिन तक यहाँ पर प्राइस रुका भी था। तो यहाँ पर जो सपोर्ट के लेवल है बाइंग करने के लिए ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर भी सेम टू सेम मझगांव डॉक की तरह ही चार्ट बना हुआ है, देख सकते हो। एंड यहाँ पर गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो -1.64% की गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है। अभी यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट उसी प्रकार से 15-16% की मिल रही है। यहाँ पर अगर सपोर्ट के लेवल की बात करें जो कि है 2447 की, इस सपोर्ट के लेवल पर ज़्यादा बेटर होगा बाइंग करना, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे यहाँ पर मिल जाता है स्टॉक तो फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी लिमिटेड अमाउंट के साथ कर सकते हैं। सेकंड जो सपोर्ट होगा वो होगा 2207 का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, भारत डायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं। पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे यहाँ पर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको देखकर बाइंग का इंटरेस्ट नहीं लगता है फ़िलहाल। अगर आगे चलकर कंसिस्टेंसी देखने को मिले तो फिर यहाँ पर मैं कुछ सोच पाऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर, इस वजह से मुझे थोड़ा सा अभी पसंद नहीं है ये स्टॉक। अगर आपको पसंद है तो फिर यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया अवेलेबल है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होगा, जी नहीं। अगर आपकी स्टडी, आपके एनालिसिस के अनुसार अगर आपको ये स्टॉक ठीक लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग यहाँ पर भी 20 से 21% की डिस्काउंट अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से, ठीक है। तो इस सपोर्ट के लेवल पर अगर किसी ने आज बाइंग किए होंगे तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को देख सकते हैं, अगर ये लेवल पर मिल जाए तो ठीक है। अगर गिरावट यहाँ पर नेक्स्ट डे जारी रही तो फिर यहाँ पर ये जो कैंडल की लो है इसे आपको ध्यान में रखना है, इससे नीचे जाना चाहिए। इससे नीचे अगर आता है तो फिर ये जो कैंडल है इसकी लो को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहाँ तक गिरावट आने की चांसेज हैं, आप लोग चार्ट के अंदर थोड़ी सी समझ सकते हो जाकर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। यहाँ पर हम गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो आज के दिन -2.64% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखो चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम के साथ ये जो स्टॉक है ये बढ़ते चला जा रहा है। एंड एक बार यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, लेकिन ये जो प्राइस है ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, लो तो लगा लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही देखने को हमें मिला है।
अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग -10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। बाकी देखो बढ़िया डिस्काउंट यहाँ पर हमें तब मिल सकती है जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन को स्टॉक सपोर्ट लेती है। तो अगर नेक्स्ट डे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेती है स्टॉक, तो यहाँ पर हमें लगभग -13% से लेकर -14% की डिस्काउंट मिल जाएगी। और ये जो प्राइस होगी ये होगी 395 की, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है एंड मार्केट कैप की बात करें तो 2 से 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। उस हिसाब से यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है कि 10 से 15% तक की भी डिस्काउंट मिल जाए तो चलो ओवरऑल ठीक है फर्स्ट एसआईपी के लिए। बाकी और भी नीचे अगर गिरती जाती है तो हम डिप में एक्यूमुलेट कर पाएँ, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है कि फर्स्ट एसआईपी करने के बाद वहाँ से और भी ज़्यादा डिप आते जाए स्टॉक के अंदर। कोई भी एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से अगर स्टॉक गिर रहा है लेकिन कंपनी बढ़िया है तो हर डिप पर हम एसआईपी करके चलें, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि एसआईपी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज स्टॉक के अंदर दे दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये भी मोमेंटम के साथ ऊपर साइड में बढ़ते चला जा रहा है और फिलहाल ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट ठीक ठाक मिल रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी एक लार्ज कैप की कंपनी है एंड यहाँ पर ऊपर से हमारे लिए 17% तक की डिस्काउंट अवेलेबल है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए। बाकी इसके ऊपर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। यहाँ पर जो गिरावट आ रही है इसके पीछे एक इंटरनल प्रॉब्लम भी है कंपनी के साथ। ये जो कंपनी है ये इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट डिलीवर करने वाली थी, तेजस मार्क 1A। वो डिलीवरी करने में कंपनी डिले कर रही है, इस वजह से भी नेगेटिव माहौल बना हुआ है इस स्टॉक को लेकर एंड उसके वजह से यहाँ पर गिरावटें आ रही हैं। ये हमने शॉर्टकट में आप सभी के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। आगे चलकर सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कंपनी ने बताया भी है कि हम इसे ठीक कर रहे हैं, बैकअप प्लान भी है कंपनी का। चलो अभी हमने कुछ 6 डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं। ये सभी डिफेंस स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इन स्टॉक्स के अंदर गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना है। ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से डिसीजंस लेंगे उस प्रकार से इन कंपनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट जो भी पीएसयू कंपनीज होते हैं सभी के अंदर ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।